हेलो एवरीवन, राम ई गुरुकुल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग दिल्ली करंट अफेयर्स की सीरीज में 22 और 23 जून का करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था वो एक बार रिवाइज करते हैं। लास्ट क्लास की जो इंपॉर्टेंट न्यूज थी उसमें पहली थी डसोल्ट एविएशन का फाल्कन 2000 एग्जीक्यूटिव जेट। तो रिसेंट अपन ने बात की थी कि इस जेट को पहली बार फ्रांस से बाहर बनाया जाएगा, भारत के नागपुर में। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि फाल्कन 2000 एग्जीक्यूटिव जेट का निर्माण भारत में कहाँ किया जाएगा? नागपुर में किया जाएगा। भारत इस तरह के लग्जरियस बिजनेस क्लास के जेट बनाने वाला विश्व का 5वां देश होगा और इस तरह की मैन्युफैक्चरिंग भारत में पहली बार होगी। तो ये चीज ध्यान रखना है कि भारत में जो बिजनेस क्लास का फाल्कन 2000 एग्जीक्यूटिव जेट का निर्माण कहाँ किया जाएगा? महाराष्ट्र के नागपुर में। इसके लिए ज्वाइंट कंपनी बनाई गई है। एक तो फ्रांसीसी कंपनी रहेगी डसोल्ट एविएशन और भारत की रहेगी रिलायंस एरोस्ट्रक्चर। तो ये दोनों नागपुर में एग्जीक्यूटिव जेट का निर्माण करेंगे। इसके अलावा अपन ने पढ़ा था गूगल का पहला एशिया प्रशांत सुरक्षा केंद्र। तो ये जो सुरक्षा केंद्र रहेगा गूगल का, ये साइबर सिक्योरिटी और वायरस के अटैक्स को प्रोटेक्ट करने के लिए स्थापित किया जाएगा और ये एशिया पैसिफिक क्षेत्र का पहला केंद्र रहेगा। तो ये स्थापित होगा आपके तेलंगाना हैदराबाद में स्थापित किया जाएगा पहला एशिया पैसिफिक केंद्र। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि गूगल का पहला एशिया प्रशांत सुरक्षा केंद्र कहाँ स्थापित होगा? हैदराबाद तेलंगाना में। इसके अलावा अपन ने पढ़ा था पिनाका मिसाइल प्रणाली के बारे में। तो डीआरडीओ पिनाका मिसाइल प्रणाली का विस्तृत रेंज आगे एडवांस वर्जन भी लॉन्च करेगा। इसमें अपन ने बात की थी मैक्सिमम 300 किलोमीटर की रेंज वाली पिनाका मिसाइल प्रणाली होगी। इसमें देखिए पिनाका मिसाइल प्रणाली अभी से दो एडवांस वर्जन लॉन्च किए जाएंगे। एक तो 120 किलोमीटर की रेंज और एक अधिकतम 300 किलोमीटर की रेंज तक की मिसाइल प्रणाली लॉन्च की जाएगी। पिनाका मिसाइल प्रणाली एक तरह का रॉकेट लॉन्चर की तरह है। इसमें 44 सेकंड में अधिकतम 12 रॉकेट लॉन्च किए जा सकते हैं एक साथ। तो ये चीज भारत के डिफेंस सेक्टर के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। आगे अपन ने बात की थी पुनः प्रयोज्य रॉकेट परीक्षण, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। तो इसका रिसेंटली होंडा कंपनी ने सफल परीक्षण किया है। तो यहाँ पे ये न्यूज इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि होंडा कंपनी पहली ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनी है जिसने स्पेस सेक्टर में इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है। तो क्वेश्चन क्या बन सकता है कि हाल ही में पुनः प्रयोज्य रॉकेट प्रणाली का सफल परीक्षण करने वाली विश्व की पहली ऑटोमोबाइल कंपनी कौन सी है? होंडा कंपनी। आगे अपन बात करें कि भारत में स्टारलिंक को सैटेलाइट लाइसेंस मिला है, लाइसेंस दिया गया है। किससे संबंधित है? सैटेलाइट इंटरनेट से संबंधित है। देखिए स्टारलिंक जो एलोन मस्क के स्वामित्व वाली स्पेसएक्स की सहायक कंपनी है, अब इसे यह पर्टिकुलरली सैटेलाइट इंटरनेट उपलब्ध करवाती है। तो इससे सैटेलाइट इंटरनेट से क्या है कि उपग्रह से डायरेक्ट इंटरनेट की सुविधा मिलती है और ये उपग्रह जो है लो अर्थ ऑर्बिट वहां पे कार्य करते हैं। तो अभी तक लो अर्थ ऑर्बिट में स्टारलिंक के सर्वाधिक सैटेलाइट कार्य कर रहे हैं। तो इसके उद्देश्य जो है वो है भारत के दूर दराज ग्रामीण इलाकों तक भी निर्बाध इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराना। इसके लिए स्टारलिंक ने भारत की दो कंपनियों के साथ समझौता किया, एक तो जियो और एक भारतीय एयरटेल। तो ये चीज अपन ने पढ़ा था। आगे अपन अपनी जो इंपॉर्टेंट न्यूज क्या थी वो ये है कि तीरंदाजी एशिया कप, इसके बारे में अपन ने डिस्कस किया था कि इसका चरण 2 का आयोजन सिंगापुर में किया गया। इसमें इस तीरंदाजी प्रतियोगिता में भारत पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा। भारत ने कुल 24 पदक जीते। यहाँ पे ये चीज था, इसमें 2 स्वर्ण पदक इंपॉर्टेंट था कि भाई एक तो तेजल कुशल दलाल और तेजल साल्वे 2 स्वर्ण पदक जीते थे पुरुष वर्ग और महिला वर्ग में। तो ये चीज अपन ने इंपॉर्टेंट डिस्कस की थी। इसके अलावा अपन ने बात की भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार की घोषणा। तो देखिए भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार की घोषणा केंद्र सरकार ने की है। अब 2 चीजें हैं, ये किससे संबंधित रहेगा भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार? ये सिकल सेल एनीमिया रोग के इलाज से संबंधित रहेगा और इस पुरस्कार के तहत सिकल सेल के इलाज के लिए जो रिसर्च है उसके लिए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी और प्रति शोध जो रिसर्च रहेगी, प्रति रिसर्च इसके लिए अधिकतम 10 करोड़ रुपए दिए जाने का प्रावधान है। इसमें 2 पॉइंट अपने को ध्यान रखने हैं। एक तो सिकल सेल के इलाज के लिए केंद्र सरकार द्वारा कौन से पुरस्कार की घोषणा की है? तो भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार। इसके तहत अधिकतम प्रति शोधार्थी को अधिकतम 10 करोड़ रुपए दिए जाने का प्रावधान है। आगे अपन ने पढ़ा था कि पहली टीडीएफ संगोष्ठी का आयोजन हुआ। टीडीएफ के बारे में अपन ने पढ़ा कि यह टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड से संबंधित है। इसका आयोजन आईआईटी मद्रास में किया गया। इसका उद्देश्य है भारत में डिफेंस सेक्टर और एमएसएमई सेक्टर को निवेश के लिए, रिसर्च के लिए, टेक्नोलॉजी में रिसर्च के लिए प्रोत्साहन देना। तो इसका आयोजन आईआईटी में मद्रास में पहली बार किया गया। आगे अपन बात करें तो प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक या पीजीआई 2.0 अभी रिसेंट जारी किया गया। प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक किससे संबंधित है? अपन ने पढ़ा था ये स्कूली शिक्षा प्रणाली के मूल्यांकन से संबंधित है।
ये कौन जारी करता है? तो ये केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय जारी करता है। इसमें अपन ने पढ़ा कि पहली 4 श्रेणियों में कोई भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश शामिल नहीं है, जबकि जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा वो आपके रहा चंडीगढ़ यूटी का, और सबसे खराब प्रदर्शन रहा मेघालय का। तो ये चीजें अपन ने डिस्कस की थी। आगे अपन बात करें तो आगे अपन ने बात की थी जय हिंद योजना। जय हिंद योजना अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी ने शुरू की है। इसके तहत अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को जो विद्यार्थियों को जो कक्षा 9 से 12 तक के है उन्हें डिजिटल साक्षरता से संबंधित जो कोर्स कराया जाएगा। इसके अलावा CUET सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, इसकी प्रिपरेशन करवाई जाएगी दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा। तो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी से संबंधित है अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों के लिए। आगे अपन ने पढ़ा था ऊर्जा संक्रमण सूचकांक। तो यह विश्व आर्थिक मंच और एक्सचेंजर द्वारा जारी किया जाता है। इसमें पहले स्थान पर स्वीडन रहा, और अपन ने भारत की रैंक पढ़ी थी, इसमें 71वां स्थान रहा इस सूचकांक में भारत का, जबकि इससे पहले 63वां स्थान था। आगे अपन ने पढ़ा था बिजली उत्पादक देश संबंधी IEA रिपोर्ट। IEA रिपोर्ट क्या है? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की रिपोर्ट थी। इसके तहत भारत बिजली उत्पादन में की वृद्धि के संदर्भ में विश्व में तीसरे स्थान पर रहा। इसमें बिजली उत्पादन में वृद्धि में पहले स्थान पर चीन है, जबकि भारत का स्थान कौन सा है? तीसरा स्थान है। इसमें अपन ने पढ़ा था कि भारत के जो बिजली उत्पादन में वृद्धि हुई उसमें सोलर PV, सोलर फोटोवोल्टिक का सर्वाधिक योगदान रहा। यह योगदान लगभग 50% से अधिक का रहा। आगे अपन ने पढ़ा था QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग। तो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इसमें जो ओवरऑल जो पहले स्थान पर रहा वो अमेरिका का MIT रहा, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और भारत में इस यूनिवर्सिटी रैंकिंग में पहले स्थान पर IIT दिल्ली रहा, जो ओवरऑल अपन ने पढ़ा था 123वीं रैंक पर था। भारत में टोटल जो है 54 शिक्षण संस्थान, 54 इंस्टीट्यूट्स इस रैंकिंग में शामिल हुए, और टोटल संस्थानों की संख्या के आधार पर भारत का चौथा स्थान रहा। तो ये चीजें अपन ने डिस्कस की। इसके अलावा विश्व शरणार्थी दिवस के बारे में अपन ने बात की। ये प्रतिवर्ष 20 जून को मनाया जाता है, माइग्रेंट्स की समस्याओं के तरफ ध्यान आकर्षित करने और उन्हें उनके बारे में उनकी समस्याओं के समाधान के बारे में लोगों को जागरूक करने के बारे में। तो आज की जो क्या इंपॉर्टेंट न्यूज है उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो इसमें पहली न्यूज जो है वह राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन। देखिए, आजादी से पहले राष्ट्रपति के निवास के लिए अलग अलग आवास हुआ करते थे। जैसे शिमला में उनका आवास हुआ करता था, इसके अलावा सिकंदराबाद तेलंगाना में उनका आवास हुआ करता था। तो उसी तरह देहरादून में अभी रिसेंट राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन किया गया। एक तरह के राष्ट्रपति आवास थे जिन्हें अब आमजन के लिए खोल दिया गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकते हैं कि हाल ही में राष्ट्रपति तपोवन या राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो जनरली बच्चे ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनका उद्घाटन शायद दिल्ली में किया गया होगा, लेकिन इनका उद्घाटन देहरादून में किया गया। ठीक है। इसके अलावा जो है यहाँ पर राष्ट्रपति उद्यान की भी आधारशिला रखी गई देहरादून में ही। अब इस उद्यान की क्या खासियत रहेगा? ये नेट जीरो रहेगा, नेट जीरो कार्बन एमिशन, नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन वाला पार्क रहेगा, जो संभवतः भारत का पहला पार्क है। तो इस तरह का अपने को ध्यान रखना है। 132 एकड़ में ये डिस्टेंस, ये कितने एकड़ में है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अलावा ये थीम आधारित पार्क रहेगा। इसमें विभिन्न प्रजातियों को संरक्षण भी दिया जाएगा। जो पक्षी प्रजातियां हैं या फूल की प्रजातियां हैं उनको संरक्षण दिया जाएगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है? एक तो राष्ट्रपति निकेतन, राष्ट्रपति उद्यान और राष्ट्रपति तपोवन, इनका उद्घाटन देहरादून में किया गया। राष्ट्रपति तपोवन में क्या रहेगा आपके? राष्ट्रपति तपोवन में विभिन्न प्रकार की प्रजातियों के पौधे विकसित किए जाएंगे, और राष्ट्रपति उद्यान में भी ये एक नेट जीरो जो शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला पार्क रहेगा। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। इन सबका उद्घाटन और आधारशिला कहाँ रखी गई? देहरादून उत्तराखंड में। तो ये इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है कि कहाँ उद्घाटन किया गया या कहाँ आधारशिला रखी गई। तो उत्तराखंड के देहरादून में इसकी आधारशिला रखी गई। आगे अपन बात करें, एक सेकेंड, ये अभी नेक्स्ट अपन बात करें भारत की पहली रेयर ब्लड डोनर रजिस्ट्री। तो देखिए, सबसे पहली चीज है कि रेयर ब्लड डोनर रजिस्ट्री क्या है और इसके ये किसके द्वारा शुरू की गई। इस स्लाइड में सबसे दो इंपॉर्टेंट ये चीज है। अब अपन बात करें रेयर ब्लड डोनर रजिस्ट्री क्या होती है। देखिए, जैसे अलग अलग ब्लड ग्रुप होते हैं, जो रेयर ब्लड ग्रुप होते हैं उनको एक साथ एक उसका डाटाबेस बनाया जाएगा, उसका डाटा बैंक बनाया जाएगा, ताकि जब जरूरत के वक्त उन्हें जिनको जरूरत है उन्हें सही समय पर वह ब्लड उपलब्ध हो सके। तो इस तरह की भारत में पहली बार पहल की गई है, रेयर ब्लड डोनर रजिस्ट्री विकसित की गई है, पहल ये बनाई गई है। ये किसके द्वारा बनाई गई है?
तो यह ICMR के तहत मुंबई के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोहेटोलॉजी द्वारा ये विकसित की गई है। NIH मुंबई, ये चीज अपने को ध्यान रखना है। आगे ये ICMR क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, तो ये चीज है। इसके तहत अपने को NIH मुंबई द्वारा ये रजिस्ट्री विकसित की गई है और ये क्या काम आएगी? ये जो रेयर ब्लड डोनर्स का है, रेयर ब्लड डोनर्स की पूरा एक डाटाबेस बनाया जाएगा ताकि इस तरह के जो नीड वाले लोग हैं उनको समय पर ब्लड उपलब्ध हो सके। इस तरह से ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि एक तो क्या है और किसके द्वारा विकसित की है, तो NIH मुंबई द्वारा विकसित की गई है ICMR के तहत। ICMR क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो आगे अपन बात करें नेक्स्ट न्यूज की। नेक्स्ट न्यूज आपके है नीरज चोपड़ा से संबंधित, जिन्होंने हाल ही में पेरिस डायमंड लीग में पहला स्थान हासिल किया है। अभी देखिए नीरज चोपड़ा आपके ओलंपिक गेम्स में भी स्वर्ण पदक और रजत पदक विजेता रहे हैं। तो इन्होंने रिसेंट अभी पेरिस में आयोजित पेरिस डायमंड लीग में पहला स्थान हासिल किया। इन्होंने पहले ही थ्रो में लगभग 88.16 मीटर का थ्रो किया और पहले स्थान पर है। इसके अलावा दूसरे स्थान पर है जूलियन वेबर जर्मनी के और तीसरे स्थान पर है लुइस मैरिसियो दा सिल्वा ब्राजील के। तो यहाँ पे अपने को सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हाल ही में पेरिस डायमंड लीग में पहले स्थान पर कौन रहे? नीरज चोपड़ा। ये जेवेलिन थ्रो है, भाला फेंक खिलाड़ी है। थ्रो कितना गया? 88.16 मीटर। तो यहाँ पे ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि हाल ही में पेरिस डायमंड लीग में पहले स्थान पर कौन से खिलाड़ी रहे? नीरज चोपड़ा। तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। आगे अपन नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो ये है आपके डिजिटल भुगतान पुरस्कार से संबंधित। तो हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्रालय का विभाग है आपके वित्तीय सेवा विभाग, इसके द्वारा इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, जो डाक विभाग का बैंक है, तो इसे डिजिटल भुगतान पुरस्कार से दिया गया। IPPB का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। तो क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? हाल ही में डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2024-25 से किसे सम्मानित किया गया? इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक को। और ये किसके द्वारा किया गया? भारत केंद्र सरकार का जो वित्त विभाग है उसके वित्तीय सेवा विभाग द्वारा यह पुरस्कार दिया गया। किस कारण से दिया गया? तो ये डिजिटल लेन देन और वित्तीय समावेशन में उत्कृष्ट योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया गया। तो क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा डिजिटल लेन देन और वित्तीय समावेशन में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए किस बैंक को डिजिटल भुगतान पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। तो आगे अपन पढ़ते हैं इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के बारे में। तो देखिए इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक जो है यह डाक विभाग के द्वारा स्थापित किया गया है। यह संचार मंत्रालय के अधीन आता है। इसका औपचारिक शुभारंभ 1 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसका उद्देश्य है दूर दराज के क्षेत्रों तक बैंकिंग पहुंच बढ़ाना। अब देखिए जो इंपॉर्टेंट क्या है कि पहले जैसे डाक विभाग था तो उसकी पहुंच ग्रामीण क्षेत्र तक थी और दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्र तक डाक विभाग की पहुंच थी। इसी पहुंच को यूटिलाइज करने के लिए केंद्र सरकार ने डाक विभाग के तत्वावधान में ही इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक शुरू किया ताकि इसकी पहुंच लोगों तक और अधिक विस्तृत हो। तो ये इसका प्रमुख उद्देश्य था, बैंकिंग प्रणाली को दूर दराज के विभाग तक पहुंचाना। आगे अपन न्यूज की बात करें तो देखिए शिव सुब्रमण्यम रमन अभी रिसेंट चर्चा में रहे। किस कारण से? कि इन्हें PFRDA का अध्यक्ष बनाया गया है। अब PFRDA क्या है? PFRDA की फुल फॉर्म है पेंशन फंड रेगुलेटरीज एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, और हिंदी में क्या बोलते हैं? पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण। इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट स्लाइड में ही फर्स्ट लाइन में ही आपके क्वेश्चन बन सकता है कि हाल ही में पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो शिव सुब्रमण्यम रमन को नियुक्त किया गया। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है इनका कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी अधिक हो उसमें रहेगा। अब PFRDA के बारे में अपन थोड़ा बात करें तो इसका फुल फॉर्म अपन ने डिस्कस किया। इसकी स्थापना अक्टूबर 2023 में की गई और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ये इसका मुख्य कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य जैसे शब्द से ही आपको ध्यान रखना है कि पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण। तो ये पेंशन से संबंधित पेंशन का फंड है उसको रेगुलेट करता है और उसके लिए जो पेंशन वेलफेयर के लिए जो भी पहल की जाती है वो इसकी सिफारिश करता है। तो ये इसका मुख्य कार्य है। आगे अपन बात करें नेक्स्ट न्यूज की तो नेक्स्ट न्यूज आपके है रिसेंट मारुति चितमपल्ली अभी रिसेंट चर्चा में रहे। किस कारण? इनका रिसेंट निधन हुआ और ये चर्चा में क्यों है? क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है वो अपन बात करें तो हाल ही में चर्चा में रहे मारुति चितमपल्ली किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये देखिए ये प्रसिद्ध पर्यावरणविद और वन्य जीव विशेषज्ञ रहे हैं।
इन्हें रिसेंट जो है अभी 2025 में ही इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो ये चर्चित व्यक्तित्व में प्रमुख है और अभी इनका रिसेंट निधन हुआ। तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि ये किस क्षेत्र से संबंधित है। तो एक तो पर्यावरणविद और वन्य जीव विशेषज्ञ रहे हैं और उन्हें 2025 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। इन्हें जो है पर्टिकुलर, इसके अलावा अपन बात करें तो इन्हें समान रूप से अरण्य ऋषि भी कहा जाता था। एक पर्यावरणविद थे, इस कारण से इन्हें अरण्य ऋषि के नाम से भी जाना जाता था। आगे अपन बात करें नेक्स्ट, तो ये है घड़ियाल संरक्षण कार्यक्रम। घड़ियाल संरक्षण कार्यक्रम का हाल ही में केंद्र सरकार के पर्यावरण मंत्रालय द्वारा शुभारंभ किया गया। अब ये शुभारंभ कहाँ किया गया, तो ये उत्तर प्रदेश के कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य में इसका शुभारंभ किया गया। तो हाल क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा घड़ियाल संरक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ कहाँ किया गया, तो ये उत्तर प्रदेश के कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य में इसका शुभारंभ किया गया। यहाँ से आपके इस तरह का डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। अब घड़ियाल संरक्षण क्यों किया जा रहा है, क्योंकि भारतीय जो घड़ियाल है उनकी संख्या लगातार घट रही है। ये IUCN की लुप्तप्राय प्रजाति में शामिल है और भारत में वर्तमान में लगभग जो है 800 के आसपास घड़ियाल है। तो इस कारण से इनका घड़ियाल संरक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। अब ये कतरनिया घाट जो वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये देश का प्रमुख घड़ियाल प्रजनन केंद्र भी है। बंदी प्रजनन केंद्र मतलब एक जो सीमित क्षेत्र में इनके प्रजनन के लिए सारी सुविधाएं, उपयुक्त सुविधाएं उपलब्ध रहती है। तो यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है इस न्यूज से कि हाल ही में घड़ियाल संरक्षण कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ की गई, कहाँ शुभारंभ किया गया, तो इसका आंसर रहेगा कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य, उत्तर प्रदेश। आगे अपन नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो ये है 11वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस। अभी रिसेंट योग दिवस मनाया गया। देखिए, योग दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। इसका जो मंजूरी है यह 2014 में दी गई संयुक्त राष्ट्र द्वारा। तो अभी वर्तमान में जो अभी 21 जून 2025 को 11वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। तो इसकी जो थीम है वो थी योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। मतलब इसका अर्थ क्या है, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, योगा फॉर, इंग्लिश में ध्यान रखिएगा, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। तो ये चीज इसकी थीम थी वर्ष 2025 की। तो जैसे महत्वपूर्ण दिवस होते हैं तो उसकी थीम भी पूछी जा सकती है और कब बनाया जाता है, इसमें 2 पॉइंट अपने को ध्यान रखने लायक है। तो ये अपन ने डिस्कस कर लिया, 2014 को इसकी मंजूरी दी गई संयुक्त राष्ट्र द्वारा। तो ये आज के मुख्य आपके करंट अफेयर्स की न्यूज़ थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपकी कोई सजेशंस है तो आप बता सकते हैं कि आपको कौन से टॉपिक के बारे में क्लासेस चाहिए, तो हम आपके सजेशन के अकॉर्डिंग आपकी प्रिपरेशन में कंट्रीब्यूट करना हमें अच्छा लगेगा। तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में अपने सजेशंस जरूर दें। थैंक यू एवरीवन।